को कि सिंध का ये पहिया जाम बल्दियाती निजाम और जुल्फकाराबाद को रद्द करता है। ये नाम निहाद कौम परस्तों ने सिंध में 13 तारीख को हड़ताल की काल दी है। मैं सिंध के आवाम से कहता हूँ, इस नाम निहाद हड़ताल का सिंध के अपने तौर के लिए मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करें। असेंबली के होते हुए ऑर्डिनेंस लाया गया, तो हमने ये तमाम चीज़ें देखते हुए, पुराना रवैया पीपल्स पार्टी का देखते हुए सब लोगों ने ये फैसला किया है और कि हम आज से सिंध हुकूमत से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस ऑर्डिनेंस के ऊपर किसी भी पार्टी या किसी को कोई राय नहीं है। हम सबका मुत्तफ़िक़ राय है कि जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए आया हुआ जो कानून है ये गलत है, क्योंकि ऑर्डिनेंस फौजियों का काम होता है। जमहूरी हुकूमत में जब असम्बली हो और कोई ऐसी इमरजेंसी भी नहीं है तो ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत नहीं है। कौम परस्तों पे लोगों के एतमाद अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर उनको एतमाद होता तो इलेक्शनों में वो आ जाते। हाँ, 1000 बंदा भी निकल के रास्ता बंद कर दे, लोग डर के बारे घर से नहीं निकलते। पीपल्स पार्टी ने सिंध का सौदा कर दिया है MQM के हाथों और आलमी ताकतों के हाथों। इस सौदे पे अगर आप खामोश रहे तो फिर आपके पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं होगा। आए हिम्मत करें और 6 करोड़ सिंधियों का साथ दें। वो टांगा पार्टियां जो कि रिसेंट इलेक्शन में 500 वोट मिले जिन लोगों को, जिनके पास मैंडेट नहीं है पब्लिक का, जो एक काउंसलर नहीं चुन सकती, वो बैठकर अगर पब्लिक को बरगलाने की कोशिश करेंगे, लोगों को रोडों में लाने के लिए कोई इंतशार पैदा करने की किसी साजिश की कोशिश करेंगे, तो वो चीज काबिल कबूल नहीं है। पहला कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर तमाम तर मुल्क के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, लोकल बॉडी सिस्टम के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, हम मिलकर आपस में तमाम साजिशों का हरकारावार तरीके से डटकर मुकाबला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, कोई तो 2012 के इस बल्दियाती ऑर्डिनेंस को सिंध की तकसीम का एक ऑर्डिनेंस करार दे रहा है और उसके लिए वो 13 तारीख को एहतजाज का भी ऐलान कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जो इसकी हिमायत कर रहे हैं और ज़्यादातर मुज़ाकरात इन्हीं के दरमियान चले, जिसके बाद ये ऑर्डिनेंस सामने आया। जब ऑर्डिनेंस जारी हो गया तो जाहिर सी बात है कि बाकी इत्तेहादी जो हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ग्रुप है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, ANP है और NPP है, उन्होंने सिंध की जो वजारतें हैं उनसे इस्तीफ़े दे दिए हैं और इस्तीफ़े चीफ मिनिस्टर साहब को जमा करा दिए हैं और अब अपना वो लाए अमल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 13 तारीख को जो कौम परस्त जमातों ने और ख़ास तौर पर अलियाज पलेजो साहब ने जिसका इशारा किया है या जिसकी तरफ वो कह रहे हैं कि हम करेंगे पूरी सिंध में हड़ताल, उसमें अब देखना यह है कि कौन कौन शामिल होता है। अब तक आने वाली इत्तलात के मुताबिक जो है वो ANP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बैकडोर मुलाकातें चल रही हैं, आपस में बातचीत चल रही है। ANP भी इसको सपोर्ट करने की सिंध में बात कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज जो है उसमें हम शरीक होंगे और सपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद कर दिया है। जो रिलीजियस जमातें हैं, जिसमें जमात इस्लामी भी है और दीगर जमातें भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी है, वो भी इसमें शायद शरीक हों। अब ये जाहिर सी बात है 13 तारीख तक देखना ये है कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा जो दीगर एलाइज नाराज़ हो गए हैं और उसके अलावा जो एलाइज नहीं भी हैं, अगर वो अपोजिशन जमातें भी हैं, तो अगर वो इस ऑर्डिनेंस से राज़ी नहीं है तो उसकी क्या वजह है। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं कि सिंध की डिवीज़न की जो बात हो रही है या 2 निज़ाम जो राइज करने की बात हो रही है वो कहीं हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन 2 निज़ाम क्यों राइज किए जा रहे हैं, किसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्या ये सिंध के लिए बेहतर होगा या नहीं, और फिर क्या ये जो 2 निज़ाम की बात हो रही है इससे एक झलक ये भी आ रही है कि शायद
ایسا لگ رہا ہے کہ MQM اور پیپلز پارٹی جو پہلے یہ ارادہ اپنا بتا چکے ہیں میڈیا پر کئی دفعہ کہ آنے والے انتخابات میں وہ ایک دوسرے کو نہ صرف سپورٹ کریں گے بلکہ فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، تو اس کے بعد اب جب ریونیو اور پولیس بھی میئرز اور ڈیپٹی میئرز کے انڈر آئے گی تو جنرل الیکشنز میں کیا ہوگا؟ یہ ممکن ہو سکیں گی سب باتیں نہیں؟ ایک چھوٹے سے وقفے کا بعد میں آپ کر آتی ہوں جو گیسٹ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سب اتحادیوں کو ناراض کر کے اس آرڈیننس کو لانے کا آخر مقصد کیا ہے۔ ویلکم بیک جی ناظرین، پیپلز پارٹی سے ممبر نیشنل اسمبلی آسمہ ارباب عالمگیر صاحب ایک محترم گیسٹ ہیں ہماری، جوائن کر رہی ہیں ہمیں پرویز ملک صاحب ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر سیاستدان ہیں، اسی طرح سید حیدر علی شاہ صاحب ممبر ہیں نیشنل اسمبلی اور ANP کے ایک سینئر رکن ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جوائن کرنے کا۔ شاہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پلیجو صاحب نے شٹ ڈاؤن اسٹرائک کال کی ہے 13 تاریخ کو، جو شاہی سید صاحب کے بیانات میرے سامنے آئے ہیں اور جو ابھی آپ لوگوں نے آئی تھنک یہاں مذاکرات تو ظاہر سی باتیں چلیں گے، لیکن آپ اسے سپورٹ کر رہے ہیں اسٹرائک کو؟ آپ ANP صوبائی لیول پر اس کو سپورٹ کرے گی؟ کس طرح سپورٹ کرے گی؟ احتجاج ریکارڈ کروائے گی؟ کیا کرے گی؟ یا اس سے پہلے کسی قسم کا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مذاکرات کے تھرو ہی جو ڈیڈ لاک ہے اس پہ وہ ختم ہو جائے گا آپ کا اور آپ کے اتحادی پیپلز پارٹی کا؟ دیکھو جی جہاں مجھے تو اتنا علم نہیں ہے کیونکہ شاہی سید صاحب شاید آج دبئی گئے ہیں، وہ اسفندیار ولی خان بھی ادھر ہے، تو اس سے پوچھ کے اور اسے آپس میں مشورہ کر کے کوئی ایسی عمل لائیں گے کہ جو ملک کے لیے تو مسئلہ نہ بنے، لیکن جو کہ چونکہ ہم کولیشن پارٹنر ہیں اور ہمیں جو کچھ ابھی ہمارے پارٹی نے جو اپنا قومی اسمبلی اور سینیٹ میں بیان کیا ہے اس میں تو اتنی بات نہیں ہے، کیونکہ صاف بات ہے کہ ایسی اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ اسمبلی موجود ہے، وہ بلائی جا سکتی تھی اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو ایسی باتیں ہیں کہ کوئی بھی کوalition پارٹنر یہ باتیں یہ حق رکھتے ہیں اپنے پارٹی سے، اور اصل بات جو ہمیں جو بری لگی وہ ادھر سے تو کتنی 7 دن کا عرصہ گزر گیا اس باتوں میں، ہمارے زرداری صاحب کو ادھر جانا پڑا اور کیا کیا شاید ادھر باتیں ہوئی ہوں گی، کیونکہ بہت سارے ایسی باتیں کہ ابھی منظر عام پہ نہیں آئے، لیکن جو ادھر سے جو انگلینڈ سے جو ایک ماحول بن جاتا ہے، جو ایک فلم چل جاتی ہے مولا جٹ جیسی فلم، اور وہ جو دھمکیاں تمام لوگوں کو ملتی ہے تو اس سے ماحول بہت ہی گندا اور خراب ہو جاتا ہے، بجائے اس کی کہ کسی پارٹی کا لیڈر جو ہوتا ہے وہ تمام ایسے حالات میں آگ پہ پانی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بدقسمت یہ ہے کہ ان کے اور لوگ جو ہے صحیح بات کرتے ہیں، جس طرح اور MNA صاحبان ہیں، ان کی بات ہم نے ایسی کوئی نہیں سنی، لیکن جب ان کی لیڈر صاحب بات کرتے ہیں تو تمام کو اتنی تڑیاں لگا جاتے ہیں کہ وہ نہ نون کو چھوڑتا ہے نہ پھر NP کو چھوڑتا ہے، پھر سب کو اس طرح وہ آ جاتا ہے کہ جیسے کوئی فلمی ماحول ہو۔ تو یہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے، بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور ہم نے چونکہ کوalition میں ہے، ہم نے پیپل پارٹی سے بہت سارے اچھے کام بھی اس نے کیے ہیں اور ہمارے ساتھ اس نے بہت اچھا وقت بھی گزارا ہے، لیکن اگر پھر گلہ شکوہ ہو جاتا ہے تو ہمارے پیپل پارٹی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، اس طرح بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، لیکن شاہ صاحب یہ بتائیے کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ تو کبھی بھی پیار محبت کے اتنے رشتے نہیں رہے نا، اس کا خمیزہ تو بہت سارے لوگوں کو بھگتنا پڑا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ایک ٹف وار ہے، لیکن ٹھیک ہے یہ بات آپ کی درست ہے، آپ کو اس کا گلہ ہو سکتا ہے۔ وہ جب MQM آن لائن آئی تھی، یہ تو ہماری یہ تو ہر پارٹی کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے کوalition پارٹنر کو مسائل کے سامنے نہ کرنا دے، کیونکہ اگر اس نے پیپل پارٹی نے اس کا اتنا بڑا ایشو حل کر لیا ہے اور خود زرداری صاحب ادھر گئے ہیں اور ان کے تمام ایشو کو ان لوگوں نے ایڈریس کیا، تو کم از کم ایسی بات کرتا کہ وہ اپنے کم از کم پیپل پارٹی کے لیے تو مسائل نہ بناتا نا، کہ وہ آپ نے اس کی تقریر سنی ہوگی تو کوئی بھی ایسا آدمی جس نے اس کی تقریر سنی ہے اس کا ریئیکشن ضرور آئے گا اس پر۔
जी, वो तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना रिएक्शन तो जाहिर सी बात है आएगा, लेकिन वो चले उनसे भी बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि परवेज मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और ANP के भी आपस में मुज़ाकरात कुछ बैकडोर हो भी रहे हैं, होने के इरादा भी है, और शाहिद सैयद साहब उन्होंने मुझे एक्चुअली ज्वाइन भी करना था, ये सही फरमा रहे हैं, वो आज दुबई गए हैं, अर्जेंट उनकी मीटिंग है असफंदियार वली साहब से। 13 सितंबर को जो ये अब कॉल दी जा रही है हड़ताल की, आपको पहले ही मालूम है मुल्क के क्या हालात हैं, कराची के क्या हालात हैं, शहर के क्या हालात हैं, और माजरत के साथ पहले भी जब एक दफा कॉल दी गई थी हड़ताल की 22 तारीख को, आई थिंक 22 मई को, तो क्या हालात हुए थे शहर कराची के वो मुझे अच्छी तरह याद है। तो इसका कोई बैठ के मुज़ाकरात के जरिए मामला तय नहीं हो सकते, और स्पेशली जब असेंबलीज मौजूद हो? देखें जैस्मिन, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, जब भी वो करते हैं कोई एक अनोखी सी बात कर देते हैं कि उससे ना सिर्फ उनके अपने जो करीबी साथी हैं, मैं समझता हूँ सबको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ इनकी इंटेंशन इतनी क्लियर नहीं होती कि ये मुल्क के लिए आफ्टर ऑल क्या करना चाहते हैं। ये इस ऑर्डिनेंस का भी आपने देखा, शाह साहब ने आपको बताया कि जी ये ऑर्डिनेंस के थ्रू ये इतनी क्या जल्दी थी, क्या ज़रूरत थी कि इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू किया जाता। और सेकेंडली ऑर्डिनेंस के ज़रिए अब इलेक्शंस तो नहीं होते ना जी, आप मतलब आप टेक्निकली हो सकता है, पर इलेक्शंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप उसके इस चीज़ को आप इलेक्शन के थ्रू करवाना चाहे, ऑर्डिनेंस के थ्रू करवाना चाहें, तो ये डेफिनेटली कोई मुनासिब नहीं बात है, इसमें कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं होनी, और यकीनी तौर पे इसमें कुछ और इसके पीछे चीज़ें होंगी जो छुपी हैं, जो लोग समझ भी रहे हैं कि जी इससे शायद कोई मकसद और करने की बात है। इवन जी कंटेंट भी जो है इस ऑर्डिनेंस का, जिसमें आपने डिवीजन की बात की, वो ऐसे लगता है जैसे हमें पुराने अपार्थाइड के ज़माने में ले गए हैं कि जी वहाँ अंग्रेज़ों के लिए और कानून है और कालों के लिए कोई और कानून है। तो ये एक बहुत ही रिग्रेसिव किस्म का इन्होंने एक्शन लिया है। तो हमारा जो बात है, हम देखें वी आर वेरी ओपन, वी आर टॉकिंग टू एवरीबडी। अब तो हमारी बातचीत हर एक से होती है, तो हम समझते हैं कि जी हम इस लॉ को कोई सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तैयार। ये लॉ डिफेक्टिव है, इस लॉ से बहुत डिवीजन होगी, इसकी पर्पस जो है वो भी किसी और हिडन एजेंडे के थ्रू इसको किया जाए, शायद कोई जनरल इलेक्शंस को हिट करने की, उसको डिले करने की कोई ऐसी बात हो या और किस्म की बात हो। तो देखें पहले ही परवेज मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त पर ये ऑर्डिनेंस लाना, और जाहिर सी बात है भाई इंतखाबात अगर होते भी हैं, लोग फर्ज करें चले कल पास हो जाता है असेंबली से, तो क्या ANP या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या काफ या फंक्शनल या जमात इस्लामी दीगर पार्टीज इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे? आप लोग लोकल बॉडीज में हिस्सा नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो क्या इसी ऑर्डिनेंस के तहत लेंगे? डू यू एग्री विद दिस? नहीं देखें मैं समझता हूँ, एक तो आपने खुद कहा कि इस वक्त माहौल जनरल इलेक्शन की तरफ जा चुका है। इस दफ़ा आपके सामने वोटर्स लिस्टों की बात हो रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रीइंस्टेटमेंट की बात हो रही है, और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं। केयर टेकर के ऊपर अब आपके सामने बात चल रही है, नाम फ्लोट हो रहे हैं। देखें वो एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, नेशनल इलेक्शन एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और आज पीपल्स पार्टी की जो कमज़ोर पोजीशन है उसमें यकीनी तौर पे इस मुल्क के फ़ायदे में है कि जी हम जनरल इलेक्शंस को जितनी भी जल्दी कर सकें, जितनी भी और इसको उतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन बनाना उतना ही अहम है। तो हम समझते हैं कि जी सारा फोकस, सारी रिसोर्सेज, सारी अटेंशन हमें नेशनल इलेक्शंस की तरफ होना चाहिए, और इसमें सब पार्टियों का इंक्लूडिंग दी गवर्नमेंट का भी फायदा है। नहीं वो तो ठीक है, मुझे समझ में नहीं। ओके, मुझे एक मिनट दीजिएगा। इम्तियाज शेख साहब हम मौजूद हैं। इम्तियाज शेख साहब जनरल सेक्रेटरी हैं फंक्शनल ग्रुप के, और यहाँ पर सिंध में, और एक ऑब्वियसली बड़े मंजर सियासतदान भी हैं। इम्तियाज शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब मुझे जरा कोई 2-3 खबरें तो देना, ये क्या हो रहा है? आप लोगों की नाराजगी क्यों है? आप इसे असेंबली में सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे? क्या है ग्राउंड रियलिटी, क्या है? देखिए जी यास्मीन, ये जो कानून लाया गया ऑर्डिनेंस की शक्ल में जी, वो एक ऐसा कानून है जो कि मतलब आज तक इस तरह का कानून आया ही नहीं। ये सिंध को तकसीम करने की एक साजिश है, एक रेसिपी फॉर डिवीजन ऑफ सिंध है। इसमें मतलब 5 जिलों के लिए एक कानून है, 18 जिलों के लिए दूसरा कानून है, और इसमें वो चीजें भी मेयर को दे दी गई हैं जो कि मतलब आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं दी गई कभी भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में। अब ऐसा कानून जो कि मतलब कुछ लोगों को एक सहूलत दे, दूसरे लोगों को दूसरी सहूलत दे, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव